नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर। आज 17 जनवरी का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला न्यूज़ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया के लिए जो फंड की कमी न हो उसको ध्यान में रखते हुए 1,000 करोड़ रुपए का फंड जो है सैंक्शन किया है। और ये मनी सीधे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सीधे खर्च कर दी जाएगी। और ये जिस उपलक्ष्य में मोदी जी ने दिया है वो आपका 5 साल पूरा होने पर अभी हाल ही में प्रारंभ का आयोजन किया गया था। प्रारंभ एक आपका समिट है जो कि स्टार्टअप इंडिया का इंटरनेशनल समिट है। मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एशिया के कुछ कंट्रीज़ जो इस पे शामिल होना चाहती हैं स्टार्टअप इंडिया में, तो उनके साथ में एक समिट की गई थी जिसका नाम था प्रारंभ। उसी को अनाउंस करते समय आपका मोदी जी ने इस 1,000 करोड़ के रुपीज़ को फंड को सैंक्शन किया। नेक्स्ट आपका है कि द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू आयरन ओर पॉलिसी गवर्नमेंट अलोकेशंस एंड रेक एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। आप जानते हो कि जैसे कि रेलवे के थ्रू माल ढुलाई का काम जो है सबसे अधिक होता है आपका पूरे थ्रू आउट द इंडिया, मतलब ट्रक वगैरह की अपेक्षा या फिर एविएशन की अपेक्षा। तो इसमें यही बात कही जा रही है कि जो ट्रेन के ट्रैक होते हैं, जो मालगाड़ी होती है, तो उसमें 17% शेयर केवल और केवल आयरन ओर का है। मतलब कि अगर इंडिया में जितने माल ढुलाई होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान तक, तो उसमें आयरन ओर का पार्टीशन जो है आपका सेकंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? तो ऑब्वियस बात है कि कोयला बहुत ज़्यादा आपका इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद आपका आयरन ओर ही है। तो हाल ही में उसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक नई पॉलिसी लाई है, आयरन ओर पॉलिसी, ठीक है, जो गवर्न करेगा और जो अलोकेट करेगा। रेक रेक का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी ट्रैक जो होता है और उसको विद टाइमिंग जिस जिस स्टेशन से पास होगी उसके लिए एक पॉलिसी होती है कि इनको किस स्पीड से रोकना है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी मोदी जी ने अभी लॉन्च किया था, देश को समर्पित किया था। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं वो आपका माल ढुलाई को लेकर के जो भी आपका यातायात है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, तो उसको अच्छा और स्पीड बनाने के लिए, उसका स्पीड अप करने के लिए अब हाल ही में ये सब चीज़ें की जा रही हैं। मतलब उनका अप्रूवमेंट जो है उसको आसान किया जा रहा है। सो दिस न्यू पॉलिसी हैज़ बीन नेम्ड एज द आयरन ओर पॉलिसी 2021। इसको आयरन ओर पॉलिसी 2021 का नाम दिया गया है और ये अपने इफेक्ट में आ जाएगा 10 फरवरी 2021 से। ठीक है। अब इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेक मूवमेंट एंड रेलवे बोर्ड EDRM जो ऑफिस होता था, जो कि कोलकाता से ही सैंक्शन किया जाता था सारे प्रोग्राम को, जो कि आयरन ओर के ट्रैफिक को ले आते थे, उसके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार संस्था थी। अब जो वो संस्था है विल हैव नो रेगुलेटरी रोल इन न्यू पॉलिसी। अब उसमें EDRM का कोई भी रोल नहीं रखा जाएगा आयरन ओर ट्रैफिक को लेकर के। मतलब आयरन ओर की चलने वाले जितने भी ट्रेन थे उनके ट्रैफिक का संचालन, मूवमेंट जो होता था, वो सारा प्रोग्राम सैंक्शन किया जाता था EDRM ऑफिस कोलकाता से। लेकिन अब नई पॉलिसी में उनको हटा दिया गया है, मतलब उनसे उनको बाईपास कर दिया गया है। सो द प्रोविजन ऑफ द न्यू पॉलिसी विल बी अपडेटेड इन द रेक अलॉटमेंट सिस्टम मॉड्यूल बाय द सेंटर फॉर द रेलवे इन्फॉर्मेशन सेंटर। तो भी हाल ही में क्या किया गया कि CRIS मतलब कि सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत इस नए मॉड्यूल को अलोकेट कर दिया गया रेक को। और इसमें प्रोविज़न किया गया है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत, नए पॉलिसी के अंतर्गत, जितने भी आयरन ओर के रेक का जो अलॉटमेंट होगा वो आपका CRIS ही करेगा। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि अभी हाल ही में 2020 को कई ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एजेंसी है जिन्होंने उसके टेम्परेचर को मेज़र करके ये बताया कि ये अब तक का सबसे हॉटेस्ट या फिर सेकंड हॉटेस्ट ईयर है। तो इसी बेसिस पे अभी हाल ही में नासा की एक सब्सिडरी बॉडी है जिसका नाम है गोडार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडीज़। ये आपका नासा की संस्था है। तो उसने 2020 को अब तक का हॉटेस्ट ईयर रिकॉर्ड किया है और इसको 2016 के बराबर माना है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 2016 सबसे हॉटेस्ट था, लेकिन 2020 को भी इसी कैटेगरी में रखा है नासा की पर्टिकुलर एजेंसी गॉडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ ने दिया है। ठीक है। अब US की एक और एजेंसी है, अमेरिका की ही, जिसको कहते हैं NOAA। तो NOAA जो कि नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन है नासा के, मतलब US के लिए, उसने भी 2020 को सेकंड वार्मेस्ट ईयर माना है और उनका मानना है कि 1880 के बाद ये आपका सेकंड वार्मेस्ट ईयर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि नासा है सेड दैट द ह्यूमन जो प्रोड्यूस्ड जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इमिशन है, ग्रीन हाउस इमिशन है, वो आपका बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है वार्मिंग ऑफ अर्थ के लिए। मतलब जो अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा है। फिलहाल तो बहुत सी चीज़ें आपका नेचर से भी आती है, लेकिन जो आपका ह्यूमन प्रोडक्शन, आप जो ग्रीन हाउस गैसेस की जा रही हैं, ग्रीन हाउस इमिशन तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो आपका बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने के लिए। विद अ व्यू टू क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स ऑफ द फॉसल फ्यूल, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस लॉन्च द सक्षम, a month long campaign highlighting the adverse health and environmental impact of the increasing the carbon footprint।
कहने का मतलब ये है कि भी हाल ही में ऐसी संस्थाएं जो कि जैसे कि हम अपने भारत की बात करें तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है, तो उसने PCRA जिसको कहते हैं, वो आपका किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो उन्होंने मिल करके सक्षम एक आपका कैंपेन चलाया है जो कि 1 महीने तक लंबा चलने वाला कैंपेन है। और इसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा कि क्या जो आपका फॉसल फ्यूल है उसके क्या इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ते हैं, ताकि लोग उसका कम से कम यूज करें। जैसे कि ज़्यादातर लोग अपना निजी वाहनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित समझते हैं। तो जैसे कि अगर प्राइवेट वाहन मिलते हैं तो आदमी को उस पर ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो इस तरह के कैंपेन चलाने से कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोग शिफ्ट हों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, ठीक है। और जो आपका मोर इफ़िशियंट व्हीकल्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स हैं, उसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू करें। इसके उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। द कैंपेन विल ऑल्सो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द 7 की ड्राइवर फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो अभी हाल ही में जो आपका ये कैंपेन स्टार्ट किया गया तो उसमें 7 पॉइंट को यहाँ पे दर्शाया गया है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली मेंशन किया था, सेइंग दैट द कलेक्टिवली दीज वुड हेल्प इंडिया मूव टुवर्ड्स द क्लीनर एनर्जी। और उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया इनकी सहायता से क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव कर सकता है। अब इसमें 7 पॉइंट कौन कौन से हैं उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट आपका है कि मूविंग टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी। अब हमें गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहिए, मतलब कि जो नेचुरल गैस की तरफ हम बढ़ सकते हैं, ठीक है, न कि आपका ऑयल पे डिपेंड रहा जाए, फॉसल फ्यूल पे डिपेंड रहा जाए। नेक्स्ट आपका क्लीनर यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल, और फॉसल फ्यूल को इस तरह से यूज किया जाए जिसमें कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो। तीसरा आपका है ग्रेटर रिलायंस ऑन द डोमेस्टिक सोर्सेज टू ड्राइव बायोफ्यूल, और इसमें हम घरेलू तौर पे बनने वाले बायोफ्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि अचीविंग रिन्यूएबल टारगेट विद द सेट ऑफ डेडलाइन, और जो इंटरनेशनल लेवल पे आपका कोई भी समझौता हो, चाहे वो पेरिस समझौता हो या फिर कोई अन्य जो आपका ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड समझौते हैं, जिसके तहत ये डेडलाइन सेट की जाती है कि हम एनर्जी को कैसे यूज करेंगे, फॉसल फ्यूल कितना यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी कितनी यूज करेंगे, तो उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। फिफ्थ आपका है कि इंक्रीज यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू डीकार्बनाइज मोबिलिटी, और हम 5वें नंबर पे ये कहा गया है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ताकि जो कार्बनाइज व्हीकल हैं उनका इस्तेमाल कम हो सके, डीकार्बनाइज कर सकें हम मोबिलिटी को। 6 नंबर पे इंक्रीज यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड द डिजिटल इनोवेशन, मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कि ऐसे फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि इफ़िशियंट भी हों, उसके साथ साथ क्लीनर फ्यूल भी हों, तो उनका इंक्रीज बढ़ाना चाहिए। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी वो व्हीकल भी आपका उसी तरह का एक कदम है। 7वें नंबर पे आपका है कि डिजिटल इनोवेशन अक्रॉस ऑल एनर्जी सिस्टम, जितने भी एनर्जी सिस्टम आज के डेट में इंडिया में चल रहे हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, उनका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, डिजिटल लेवल पे उनको इनोवेशन को थ्रू आउट द एनर्जी सेक्टर में उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है कलरी पैटू, ठीक है, ये आपका एक बहुत पुराना मार्शल आर्ट है, ठीक है, कुल मिला के ये फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है। और ये दिस इज़ द कंसीडर एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट ऑन द कंट्री ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया के अंतर्गत पाए जाने वाले जितने भी मार्शल आर्ट फॉर्म है उसमें से कलरीपयट्टू जो है आपका, वो आपका इस समय इंडिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट फॉर्म है, ठीक है। अभी हाल ही में आपने विद्युत जामवाल को कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें उन्होंने इसको प्रचार प्रसार करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। फिलहाल अभी हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने उसके लिए जो आपका इनिशिएटिव लिया है उसको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। 3000 साल पुराना इसको माना जाता है। और इस डांस फॉर्म की विशेषता क्या है कि इसको अभी तक केरला कैपिटल के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इसको क्राफ्ट को सिखाए जाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया गया है। सो इट सेट टू सी अ सर्ज इन द पॉपुलैरिटी विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अकेडमी इन द केरला कैपिटल। केरला कैपिटल में इसका एक एकेडमी भी स्टार्ट की गई है। एंड फेमस कॉम्बैट स्टाइल इन द वर्ल्ड विल नाउ बी द टॉट एट द केरला टूरिज्म वेल्लूर क्राफ्ट विलेज इन रूट टू द कोवालम। तो कोवालम में आपका वेल्लूर क्राफ्ट एक विलेज है वहाँ, जो कि एक टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है। तो उस जगह पे इसको 2 महीने के कोर्स के साथ साथ इसको चलाया जा रहा है। इसमें क्या है कि 3500 स्क्वायर फीट एकेडमी आपका इसी विलेज में स्थापित किया गया है और 2 महीने की ट्रेनिंग है। इसके साथ साथ आपको डांस के साथ साथ जो केरला की अदर कल्चरल हेरिटेज है उसको भी वहाँ पे ज्ञान आपको दिया जाएगा और बाद में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो इसके लिए चीफ मिनिस्टर जो आपका पिनराई विजयन जी हैं उन्होंने हाल ही में रिलीज किया उसका सिलेबस कि कलरीपयट्टू जो है उस एकेडमी का सिलेबस क्या होगा, और उसको जनवरी 16 को उन्होंने अभी हाल ही में इनागुरेट किया है इस पर्टिकुलर रिनोवेटेड क्राफ्ट विलेज को, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि द इंडियन आर्मी हैज़ साइन द $20 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट विद द आइडिया फोर्ज अ प्लेयर इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल। कहने का मतलब यूएवी जो बनाता है, आइडिया फोर्ज एक ऐसी कंपनी है
उसके साथ अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है $20 मिलियन का। और ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है आइडिया फोर्ज, और ये एक प्लेयर है यूएवी टेक्नोलॉजी का। तो यूएवी टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें ये बनाता है टू प्रोक्योर द डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट ऑफ स्विच वेव। स्विच यूएवी बनाने के लिए अभी हाल ही में कि जो कि हाई एल्टीट्यूड पे भी काम कर सके। ठीक है, अभी तक क्या है कि जितने भी यूएवी बनाए जाते हैं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि जो सर्विलांस के लिए जो हम रोबोट बनाते हैं, ठीक है, या फिर अन्य ऐसी चीज़ें बनाते हैं रिमोट एरिया के लिए या फिर हाई एल्टीट्यूड के लिए, तो वो तो उतने इफिशिएंट नहीं थे। तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने हाई एल्टीट्यूड के लिए स्पेशली तैयार किया है स्विच यूएवी। किसकी मदद से? आइडिया फोर्स की मदद से। सो दिस फिक्स्ड विंग वर्टिकल टेक ऑफ एंड हैंडिंग यूएवी कैन बी डेवलप्ड या डिप्लॉयड at the high altitude and under the harsh conditions, harsh environment for the day and the night surveillance। ये आपका सक्षम होगा हाई एल्टीट्यूड पे काम करने के लिए, वहाँ पे सर्विलांस करने के लिए। उसके साथ साथ ये वर्टिकली जो है लैंड कर सकता है, वर्टिकली ये टेक ऑफ कर सकता है। उसके साथ साथ इस यूएवी की जो खासियत है कि ये डे नाइट दोनों जगह सर्विलांस करेगा और किसी भी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी आपका ये काम करेगा। ये सारी इसकी खासियत है। थोड़े से कुछ अदर न्यूज़ के बारे में समझते हैं कि अभी हाल ही में अमेरिका और इंडिया के बीच में बहुत से ऐसे समझौता हुए हैं जिनको यहाँ पे हमें समझना चाहिए। और ये आपके एग्जामिनेशंस में कभी कभी राइटिंग फॉर्म में पूछ लेता है कि ये आपका समझौता जो है किन दो देशों के बीच में है, तो वो आपको जानना चाहिए। तो जो सैन्य तंत्र समझौते हैं तो वो उसको मैं यहाँ पे लिस्टेड कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा। तो पहला है आपका संगतता और सुरक्षा समझौता, ये कि कम्युनिकेशन एंड कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसको कॉम कासा कहते हैं, COMCASA, मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है, कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपका है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हो गया, इसको LEMOA बोलते हैं, लिमुआ बोलते हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तीसरे नंबर पे आपका जो समझौता है वो आपका सैन्य सुरक्षा समझौता की सामान्य सुरक्षा है, मतलब कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ठीक है। आपका लास्ट में अगर बात करूँ तो अभी हाल ही में हुआ था बेका समझौता, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो अभी आपने इसको देखा होगा। इसमें क्या है कि भारत और जो आपका USA है उन दोनों ने 2+2 मीटिंग की थी। 2+2 मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है? भारत के 2 मंत्री होते हैं और वहाँ के मंत्री समकक्ष जो भी लोग होते हैं वो आपका यहाँ पे शिरकत करते हैं और आपसी 2+2 आपका वार्ता किया जाता है। इसमें जो आपका इंडिया के जो 2 मंत्री शामिल हुए थे, इसमें एक विदेश मंत्री थे, दूसरे आपका डिफेंस मिनिस्ट्री थी, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री थी और एक आपका विदेश मंत्रालय था। तो विदेश मंत्री कौन था? आपका S जयशंकर साहब थे। और डिफेंस मिनिस्ट्री रक्षा मंत्री जो हैं वो आपका राजनाथ सिंह जी थे। तो ये आपका इंडिया की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये आपका तीसरी इस तरह की बेका मीटिंग थी जो कि 2020 में हुई। अगला है कि हाल ही में जारी जो आपका हेनले पासपोर्ट सूचकांक है, जिसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के नाम से जाना जा रहा है। इसमें क्या होता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, मतलब कि वो बताता है कि अन्य देशों के साथ उसके रिश्ते कितने अच्छे हैं, मतलब विदेश नीति पे कितने अच्छा काम करता है। तो उसको लेकर के भारत को जो 85वां स्थान अभी प्राप्त हुआ है 2021 में, 85th रैंक। और इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते पहले। तो मूल रूप से आपका डॉक्टर क्रिश्चियन H केलिस ने, जो कि हेनले एंड पार्टनर्स के अध्ययन के द्वारा ये बनाई गई थी रैंकिंग पूरी, जिसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पे आधारित बनाया गया है। मतलब कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है वो आपका हर देश का डेटा रखता है कि कौन कितना यात्राएं कर रहा है साल भर में, और किसका वीज़ा कितना किस लेवल पे आपका कितने देशों के लिए फ्री जो है सेवा मुहैया कराता है। फ्री सेवा का मतलब ये है कि आपको अगर आपके पास वीज़ा उपलब्ध है तो कोई अदर डॉक्यूमेंट उस पर्टिकुलर देश को जाने के लिए नहीं चाहिए। सो विश्व में यात्राओं को सटीक तौर पे को मापने का सबसे अच्छा डेटाबेस जो है वो आपका इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास ही रहता है। तो वही आपका उसी के डेटा को मानते हुए हेनले की रिपोर्ट के अनुसार हर साल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है आपका जारी किया जाता है। इसमें लगातार 2-3 वर्षों से जापान जो है नंबर 1 पे आ रहा है, ठीक है। और अगर बात करेंगे 2006 में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया और 199 देशों के पासपोर्ट इसमें शामिल है डेटाबेस। इसमें अगर जापान की बात करेंगे तो पहला फर्स्ट पोजीशन है। और इसके साथ साथ 191 देश जो हैं आपका, इसमें बिना किसी अन्य जापानी पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप बिना किसी अन्य दस्तावेज के आराम से यात्रा कर सकते हो 191 देशों में। तो इसको लेकर के आपका इसको पहली रैंक दी गई है। इसी तरीके से सिंगापुर है, सिंगापुर का अगर पासपोर्ट आपके पास है तो 190 के स्कोर के साथ दूसरे नंबर पे है ये।
दूसरे स्थान पर, और जर्मनी और दक्षिण कोरिया 189 के स्कोर के साथ सामूहिक रूप से तीसरे स्थान पे है। तो ये कुछ हाईएस्ट स्कोर करने वाले लोग हो गए। इंडिया की पोजीशन मैंने बताई थी, 85th पोजीशन है। लास्ट में चलते चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ऐसा पहली बार होने वाला है हिस्ट्री में कि हमारे देश का जो केंद्रीय बजट होता है वो आपका पेपरलेस फॉर्मेट में यहाँ पे होने वाला है। सो फरवरी 2021 को जब प्रस्तुत किया जाने वाला है केंद्रीय बजट, ठीक है, जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसको भी, दोनों को मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर पूर्ण रूप से कागज रहित पेपरलेस बनाया जा रहा है। और गौरतलब है कि आज़ादी के बाद ऐसा पहला अवसर है जबकि केंद्रीय बजट जो है कागज में प्रकाशित नहीं होगा, किसी जो भी गजट होगा सब आपका डिजिटल फॉर्म में होगा। इस तरीके से इसको पूर्णतः पेपरलेस माना जा सकता है। इस तरीके से आपका 17 जनवरी का आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।